द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार आज भी गर्म है और यूं मानिए कि 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल ट्रंप साहब ने घोषित किया था उसके बाद में लगातार 2-3 दिन तक मंदी चली, झटका खाया बाजार में, फिर कवर कर गया, उसके बाद में ऊपर ही ऊपर चल रहा है बाजार। और मैं बहुत पहले से कह रहा था, जब बाजार जबरदस्त धराशायी हो रहा था उस समय भी मैं कहता था कि बाजार में मंदी का कोई कारक नहीं है। कारक समझिए या कारण समझिए, सिंपल भाषा में बोल देता हूं। ऑल फैक्टर्स वर इन फेवर ऑफ द मार्केट। इतना ज्यादा ऑपरेटर्स ने इसलिए गिराया था कि उनको माल खरीदना था, वो झटके में ले गए बहुत कुछ माल। रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक क्रिएट करके और बाजार से जो उन्होंने माल ऊंचे दामों में बेच दिया था उसको तोड़ कर ले गए। मतलब द पैनिक वाज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ मीडिया एंड ऑपरेटर्स एंड मैनेजमेंट, इवन मैनेजमेंट भी शामिल है इसमें। तो ये सब होता रहता है और मैं हमेशा से इसीलिए कहता हूं जो स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदिए, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के शेयर खरीदिए, हाई टेक्नोलॉजी, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड। ये सारी बातें मैं किस लिए कहता हूं कि ये जो संकट काल आते हैं ना, उसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को भी ये ऑपरेटर्स जो है घबराहट पैदा कर देते हैं। आप देखिए, कहीं वार हुई, वार हमेशा तो चलेगी नहीं, वार 6 महीने चल जाए, साल भर चल जाए। यूक्रेन वगैरह की वार भी चली तो यूक्रेन पे फर्क पड़ा है, रशिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा और देशों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारत पाकिस्तान की जब जब वार हुई है 6 महीने 15 दिन 20 दिन हुई है ना। और जहां भी वार हुई है महीने 20 दिन की हुई है। अमेरिका ने जितने भी गल्फ कंट्रीज के देशों पे हमले किए, इराक पे किया, अफगानिस्तान पे किया, 15 दिन 20 दिन महीना भर क्या है। वो तो है क्या कि वहां यूक्रेन और रशिया में 2 ताकतों की लड़ाई है। रशिया अकेला नहीं है, रशिया के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इनडायरेक्टली वो वर्ल्ड वार ही है एक तरह का। हालांकि बहुत सी कंट्रीज के बीच में नहीं है ये वार, ये वार सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन अमेरिका और यूरोप लड़ रहे हैं उस लड़ाई को। इसलिए इतने टाइम चल गई, वरना लड़ाई खत्म हो जाती। चाहे यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है रशिया, तो वार वगैरह भी इतने लंबे टाइम नहीं चलती है। तो ये जितनी भी, कहीं पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, वार हो गई, कहीं पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, ये सब शॉर्ट लिव्ड प्रॉब्लम है। तो इन्वेस्टर उसको नहीं कहते हैं कि आज खरीदार शाम को कहता है साहब यार अपने गलत शेयर बता दिया, मारे गए, हम तो 4 पे टूट गए, तो 0.25% शेयर टूट गया, 0.25% शेयर में गिरावट आ गई, वो कहता मरवा दिया उसने। अरे साहब साले ने मरवा दिया, मतलब ऐसा क्यों करते हो भाई? थोड़ा ढंग के शेयर खरीदो, सट्टेबाजी से दूर रहो, ट्रेडिंग से दूर रहो, F&O से दूर रहो, बहादुरी मत बताओ, जिद मत करो, एथिक्स को पढ़ो, समझो, समझने की कोशिश करो। मेरे जो वीडियो है कितने हाईली एजुकेटिव वीडियोस हैं, कितने सटीक कैलकुलेशन देता हूं मैं। देखें ना, नाम पता पड़ जाना चाहिए बस शेयर का। उससे क्या होगा भाई? है भाई, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा उससे। नाम पता पड़ जाए। अब मैंने क्या पता बेचने के लिए, खरीदने के लिए कही है, कितने टाइम होल्ड करने के लिए, कितने टाइम में उसके रिजल्ट आने की बात कही है, क्या क्या बातें बताई, कब बढ़ना शुरू होगा, ये कैसे पता पड़े बताइए। तो मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है कि एक तो वीडियो को थोड़ा पूरा देखें यार। 15-16 मिनट का वीडियो है, आप देख के देखो तो सही मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग। आज मान लीजिए कोई बहुत बड़े जो इन्वेस्टर हैं इंडिया के, जो 5-7-8 नाम चलते हैं, मीडिया में चलते रहते हैं नाम उनके, एक साहब उसने ये कर लिया, वो हो गया, झुंझुनवाला साहब, दमानी साहब, और साहब विजय केडिया साहब, ये हो गया। अरे उनमें से किसी ने भी आज तक कोई एक शेयर की टिप बताई हो, किसी एक शेयर पर स्टडीज दी हो इतनी डिटेल, तो आप बता दीजिए मेरे को, लाइए, मैं आई विल एक्सेप्ट दैट। मैं काम करना बंद कर दूंगा। वो कुछ नहीं बताते हो, खाली किस्से सुनाते हैं। साहब वो माहेश्वरी साहब, और साहब वो है 50,000 आदमी बीए माहेश्वरी जी के उसको देखते हैं। माहेश्वरी जी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं और उसको देखना चाहिए। देखिए, कुछ सीखो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन वीडियोस को भी देखिए जिनमें आपको कुछ मिलता है सीखने के लिए, जिनमें आपको कुछ चीज निश्चित रूपेण बताई जाती है, जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त होता है,
दुनिया में ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। चाणक्य को जब वो विद्यार्थी था, गरीब ब्राह्मण था, तो उसको राजा ने बुलाया और उससे पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? कि ज्ञान नहीं, उसने कहा शिक्षा। तो उसने राजा ने कहा कि साम्राज्य बड़ा या शिक्षा बड़ी, कि ज्ञान बड़ा है। तो ये चाणक्य ने उस समय कही थी बातें, वही बातें। और चाणक्य ने दुनिया में आज 1200-1400 साल हो गए हैं, 1400 साल हो गए करीब उस बात को, आज भी चाणक्य का नाम जिंदा है। और भारत के भी जो चतुर राजनेता हैं, बुद्धिमान राजनेता हैं, उनको चाणक्य कहा जाता है। नाम तो बताना ठीक नहीं, वरना आप ही कहोगे राजनीतिक वो है। आप सबको मालूम है चाणक्य कौन चाणक्य है। और अपने बुद्धि बल से किसने इस देश के अंदर सल्तनत को पलटा है और कौन इस देश पे राज करता है, कौन करता रहेगा, ये सब आप लोगों को मालूम है। तो खैर, अब सवाल ये है कि आज चलते हैं, आज दो बातों पे चर्चा करेंगे। 6 मिनट बिता दिए मैंने, फालतू बातें नहीं थी, अभी ज्ञान की बातें थी, फालतू नहीं है, फालतू कुछ नहीं कहता हूं मैं। तो आज बाजार तेज है, आज भी तेज है। तो पहली बात तो हम अमेरिका पे चर्चा कर लें। चाइना ने दुनिया के दूसरे देशों से कहा है, जो देश अमेरिका से बात कर रहे हैं टैरिफ के ऊपर, कि हमारे हमारे चाइना के हितों का ध्यान रखते हुए कोई भी समझौता करें आप। मतलब अगर हमारा ध्यान नहीं रखा, हमारे लिए अहितकर समझौते किए, हमारे हितों का विनाश हुआ उससे, तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। दूसरी बात है, गोल्डमैन सच्चा और आईएमएफ ने ये टारगेट दिए हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 0.5% से 1% के बीच जीडीपी ग्रोथ घट सकता है। ये बहुत डेंजरस है। अमेरिका की 2.5% तो ग्रोथ है ही, और उसमें से अगर 1 या 0.5% घट गई, अमेरिका दब जाएगा, अमेरिका के मार्केट दब जाएंगे, वहां के लोगों की रोजी रोटी मुश्किल हो जाएगी। विद्यार्थियों के वीजा कैंसिल कर दिए, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट सबको बाहर निकालो। अरे भाई, फीस दे रहे थे, तुमको पैसे दे रहे थे, आमदनी हो रही थी तुम्हारे, तुम उनको क्यों निकाल रहे हो? कंपनियों को सस्ते आदमी मिल रहे थे। अच्छा, अनादर तुम। क्रिस वुड ने ये कहा है कि अमेरिका में तो इन्वेस्टमेंट बंद कर दो। क्रिस वुड एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के। उन्होंने ये कहा है कि यूरोप में, इंडिया में, चाइना में इन्वेस्टमेंट करो, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बंद कर दो। ये भी एक माइनस पॉइंट है अमेरिका के लिए। तो जो ट्रंप साहब के निर्णय हैं, ये उनके लिए अहितकर है। दुनिया का हर इकोनॉमिस्ट, हर अर्थशास्त्री ये कह रहा है, उनके खुद के अर्थशास्त्री, ये गोल्डमैन सच्चा और ये जो आईएमएफ और ये सब उन्हीं की संस्थाएं हैं, उन्हीं का आधिपत्य है इनमें। वो सब कह रही हैं, लेकिन वो परवाह नहीं कर रहे। तो खैर, समझ जाएंगे थोड़े टाइम में, जब झटका लगेगा ना। अभी वो कॉन्फ्रेंस में है, थोड़ा सा ये है कि दुनिया के देश उनके सामने सरेंडर होंगे और कुछ उनका भी माल लेना स्वीकार कर लेंगे, टैरिफ घटा देंगे, वो इस चक्कर में वो है। तो वो देश भी बहुत तेज पड़ते हैं। वो देश कहते हैं कि हम घटा देते हैं, ठीक है, हमको तो खुद को खरीदना नहीं, अब टैरिफ घटा देंगे हम, लेकिन हमको तो खरीदना नहीं। खरीदना वहां के बिजनेसमैन को है, उन देशों के बिजनेसमैन को खरीदना है, अमेरिकी माल को। तो अमेरिकी माल को खरीदने के लिए जब खरीदेंगे वो वहां के व्यापारी, जब उनके लिए फायदेमंद होगा। तो वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जिस देश के अंदर टैरिफ घटाएगी वो गवर्नमेंट अमेरिकी माल को खरीदने के लिए, वो वहां के लोकल प्रोडक्ट्स पर, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके जो फिजिकल लेवीज है उनको भी घटा देगी। देन अल्टीमेटली द अमेरिकन गुड्स प्राइसेस विल रिमेन हायर इन कंपैरिजन टू द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो ये सारी बातें हैं। इसलिए अमेरिका की पार मैं समझता हूं पड़ने वाली नहीं है। और अब ये जो टक्कर बची है, ये अमेरिका और चाइना के बीच बची है। चाइना ने, अभी कंफर्म न्यूज तो नहीं है, लेकिन 600 बिलियन पाउंड के जो बॉन्ड हैं उसके पास में, चाइना के पास, अमेरिका के, उनको अगर उसने इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, हालत खराब हो जाएगी। अमेरिका विल बी मोर एंड मोर टाइट। डॉलर का रेट गिरता जा रहा है, डॉलर का डिमांड घट रहा है। इट इज ऑल्सो इंसल्ट ऑफ यूएस। मतलब तो ये सारी चीजें अमेरिका के हित में नहीं है, लेकिन वक्त समझाएगा। कई बार आदमी जिद में अखड़ जाता है, नहीं मानता हूं।
तो झटका झटके में झटका झटके में झटका, थोड़ा सा टाइम, अभी 1-2 महीने का रॉ मटेरियल भी पड़ा है उनकी फैक्ट्रियों में, इसलिए भी त्राही त्राही नहीं मची है। और लोग बाग भी जो पुराना माल शोरूमों पे पड़ा हुआ है, अभी मौजूद है, स्टॉक है, उससे खरीद रहे, ठीक है। जब दोबारा अब जो ऑर्डर्स देने पड़ेंगे नई रेट्स पर, देखिए कोई भी सप्लायर कंट्री, कोई भी एक्सपोर्टर कंट्री अमेरिका को अपनी रेटें नहीं घटाएगा, क्योंकि इतने मार्जिन है। तो ये तो बात ये रही, इसलिए ये सब सही हो जाएगा 1-2 महीने में। अब आज देखिए मैं आपको बताता हूं, निफ्टी बाजार में 5-7-8 दिन से ही तेजी है, मतलब आज 20 तारीख हो गई, ये तेजी आ गई थी 5-6 अप्रैल के बाद तेजी हो गई, यानी करीब 8-7 सेशन है जब लगातार तेजी आ रही है। ये आएगी तेजी, ये मैं बहुत टाइम से कह रहा था, बहुत टाइम से कि तेजी आएगी आएगी आएगी, साफ कह रहा था। मैं लाग लपेट वाली बात नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूं। तो निफ्टी में आप देखिए 26,216 का लेवल था 27/9/2024 को, और लोएस्ट लेवल आया 3 मार्च को 22,119 का, और आज है 24,093, 8.92% लोएस्ट लेवल से निफ्टी कवर कर गया। 9% की कवरिंग विद इन 12 सेशंस, 10-12 सेशन में करना 9% ही होगा। 8.92 का मतलब ये माने रखता है। निफ्टी में 9% की कवरिंग बहुत बड़ी बात है, यानी 36,000 करोड़ रुपीज बढ़ गया, मतलब 4 लाख नहीं 2 लाख करोड़ का मार्केट, 9 दूनी 18-20,000 करोड़ रुपए की करीब बढ़त आ गई 20,000 वैल्यूएशन। अब चलते हैं, नहीं 2 लाख करोड़ की, सॉरी 2 लाख करोड़ रुपए की बढ़त आ गई उस 20 लाख, 20 लाख, सॉरी 20 लाख, 2 लाख का 10%, 20 लाख, 18 लाख करोड़ रुपए की बढ़त आ गई है इसमें। A loss of 18,000 crore rupees has been recovered by the Indian markets. It's a recovery of the small investor. अच्छा, अब चलते हैं बैंक निफ्टी, इसका हाईएस्ट लेवल था 26 सितंबर को 54,375, 54,375। आज क्या है, नहीं आज नहीं, अभी 11 मार्च को लोएस्ट लेवल क्या था, 11 मार्च को 47,853, 47,853, and today is 55,305. This is the lifetime high of the bank nifty. लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने का मतलब गया ऊपर, अब ये नीचे झुकने वाला नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बिकॉज द कमिंग रिजल्ट्स ऑफ द जो रिजल्ट आए हैं HDFC बैंक के, ICICI बैंक के, इवन यस बैंक के भी रिजल्ट आए, जो एक मरा पड़ा बैंक था। द रिजल्ट्स आर सुपरलेटिव रिजल्ट्स, एक्सीलेंट रिजल्ट, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स। मतलब HDFC बैंक जो दबा पड़ा था, उसने ग्रोथ पाथ को दोबारा ज्वाइन कर लिया है। ICICI बैंक जो धीरे ग्रोथ दे रहा था, बीच में ग्रोथ धीमी पड़ गई थी, 12-13% आ गई थी, वो 18% पे आ गई है। यस बैंक ने तो 45% प्रॉफिट बढ़ा के दिया है। तो ये 15.57% पिछले 15 दिन के अंदर, यानी 30 डेज का लिया है मैंने बेस, 30 डेज में 15.57% बैंक निफ्टी कवर कर गया, 15.57% की कवरिंग। दोस्तों, इट इज ए रिमार्केबल वंडरफुल कवरिंग। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूं निफ्टी आईटी की बात यह है कि ये 45,995, 45,995 था 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को 45,995 था, और इसका लोएस्ट लेवल अभी 9 अप्रैल को क्या आया, 33,511, और आज का रेट है 33,963। इसमें बढ़त आई है केवल मात्र 1.34 की, क्योंकि अमेरिका बेस्ड है और अमेरिका में अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस। लेकिन ये आप देखिए 9 डेज में, आज 21 तारीख हो गई है, 9 तारीख की बात है, बीच में 4-5 छुट्टियां आई, तो 6-7 सेशन थे, इसमें 33,511 से नीचे नहीं गया। इट वॉज द लोएस्ट लेवल ड्यूरिंग द लास्ट 3-4 मंथ्स। तो अब सवाल ये उठता है कि एक कहावत है मार्केट में, डर के आगे जीत है।
इन कंपनीज का जो आईटी कंपनीज हैं इनका 3-4% की तो डिविडेंड 3 से 3.5% के बीच में डिविडेंड है, मतलब 3.5% डिविडेंड होना प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस होना, रुक के आ जाएंगे 6 महीने बाद में, क्या फर्क पड़ता है, आफ्टर 6 मंथ्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है। होल्ड कीजिए, और लिक्विडिटी हो तो इन्वेस्टमेंट का भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ले लीजिए, बाकी इट इज बेटर टू होल्ड देम। मैं एक शेयर नहीं बेचा है, मैंने ना बेचूंगा। तो डर के आगे जीता, आपने डर को अगर भगा दिया, या डर के मतलब डर को आप पार कर गए, डर से डरे नहीं, उसके बाद आपके जीते जीते शेयर बाजार की कहावत चरितार्थ है, सही है, मतलब ये इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। और जो अमेरिकन मार्केट में ट्रंप साहब को भी जो बुरे से बुरा करना था वो कर लिया उन्होंने, अब तो कुछ सुधरेगा, बुरा नहीं होगा। अमेरिका चाइना की टक्कर है, पूरे विश्व को मालूम है, चलती रहेगी। ट्रंप साहब ने, मैं समझता हूं, और दूसरी बात है, चाइना के आगे अमेरिका को आखिरकार झुकना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि $460 बिलियन का माल चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। इतना माल बना लेने की क्षमता या इंस्टॉल कैपेसिटी किसी भी कंट्री की नहीं है, केवल चाइना ही है अकेला। और अमेरिका को इस सामान की आवश्यकता है, अमेरिका बना नहीं सकता, और कोई देश बना नहीं सकता, इतना माल आपूर्ति कर नहीं सकता। और ट्रंप साहब भी अंदर से बहुत मतलब वो है कि जल्दी से जल्दी चाइना से हो जाए, वो हर हथियार काम में ले रहे हैं, लेकिन चाइना को मालूम है कि झुकना पड़ेगा अमेरिका को। तो देखिए क्या होता है, इसका भी आनंद लीजिए, आप एंजॉय कीजिए सीन को, और आईटी में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती है। विदाउट आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बेनिफिशियल है इन कंपनीज के लिए, न कि हार्मफुल है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कुछ समय के लिए कम हो सकती है, आगे चल के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बेटर होंगी। जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, थोड़ा चेंजेस आते हैं, तो थोड़ा स्लो पड़ जाता है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन बाद में कवर हो जाता है। क्यों? काम बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेंगी, सारी दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करेंगी, एक्टिविटीज बढ़ेंगी। दैट्स। अब सवाल ये है कि बैंक बढ़ तो गए, लेकिन बैंकों में अब क्या करें। बैंक में मैं बढ़ने की बात ये कहता हूं, इन 4 बैंकों को मैं टेकअप करता हूं। एक्सिस बैंक का पी रेशो 13.5 है आज भी, चट्टान के माफिक है, ये फर्स्ट क्लास चीज हुई। 4 बैंक लिए मैंने, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। तो एक्सिस बैंक का पी रेशो 13.5 है, और जो नए रिजल्ट आएंगे मैं समझता हूँ इसमें ग्रोथ आएगी, ये 12-12.5 ही रह जाएगा। इस रेट में एक्सिस बैंक क्या बुरा है। आईसीआई बैंक 19.8 है, एचडीएफसी बैंक 20.7 है, पी रेशो बता रहा हूं ये माप। और कोटक बैंक का हाईएस्ट पी रेशो 22.3। तो ये चारों बैंक बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आईसीआई बैंक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। 19.8 का पी रेशो पर इट इज ए बेटर बैंक। खरीद की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये डिसीजन आपको और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को लेना है मिलकर के। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एट ऑल। दिस इज द पोजीशन। और 2 बातें होंगी, 18% की ग्रोथ जो अभी आई है, ये ग्रोथ 22-25% तक भी जा सकती है, बिकॉज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेकिंग ए फास्ट पेस इन इंडिया। गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी बढ़ाई है, सीआरआर घटाया है, वो पैसा इनको मिला है, और लिक्विडिटी बढ़ाई है, ब्याज की रेटें कम हुई है, ये सारे फायदे इनको मिलेंगे। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, जो क्रेडिट ग्रोथ 13% चल रही है, वो ग्रोथ 18% हो सकती है, 20% हो सकती है, बिकॉज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। जो 30-40 लाख करोड़ रुपया सोलर पावर में लगना है, ग्रीन हाइड्रो में लगना है 2-4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया, पीआईएल स्कीम्स के जो प्रोजेक्ट है उनमें लगना है 2-4-5 लाख करोड़ रुपया, तो इस तरह 50 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में, और दुनिया भर की ट्रांसमिशन लाइन्स डलेंगी, और होगा, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। तो इन सब चीजों के लिए फाइनेंस तो चाहिए ना भाई। आज ही राजस्थान के लिए 67,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, इंफ्रा के, रोड एंड ब्रिजेस के। तो ऐसी सूरत में बैंक क्रेडिट तो बढ़ेगा, इक्विटी से तो इतना फाइनेंस हो नहीं सकता, क्योंकि इक्विटी में सारा फाइनेंस पैसा इक्विटी से लगा दिया तो इक्विटी अनवाइबल हो जाएगी। ऐसी सूरत में आईसीआई बैंक का और एचडीएफसी बैंक का पी रेशो मैं समझता हूं
25-26 से कम नहीं रहेगा पी रेशो। तो डबल बेनिफिट है, ग्रोथ भी बढ़ेगी और पी रेशो भी बढ़ेगा। तो ऐसी सूरत में मैं टारगेट नहीं देना चाहता, वो टारगेट नहीं है, खाली एक बहुत मोटा आकलन है कि आईसीआई बैंक जिसका रेट अभी 1400 रुपये है, नो वंडर कि ये आने वाले एक साल के अंदर 2200-2300 रुपये। HDFC बैंक 2800-2700 रुपये हो सकता है एक साल के अंदर। 92 रुपीज EPS तो आ चुकी है HDFC बैंक की। एंड HDFC बैंक इज गोइंग टू बिकम द हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग कंपनी इन इंडिया, even in both the sectors, private sector and corporate government sector. The largest and highest profit making company in India है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 90,000 करोड़ रुपीज हो जाएगा इस साल, इसका करंट ईयर के अंदर। तो दोस्तों ऐसी सूरत में ये पोजीशन है, खरीदना नहीं खरीदना का डिसीजन लेना मेरा कोई सजेशन नहीं है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये पहली मेरी कंडीशन है। और आईटी सेक्टर में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बादल आते रहते हैं हवा के और ये उड़ जाते हैं। बैंकों पे भी छाया था बादल, HDFC बैंक को भी तो डलडम्स में डाला था, एक साल में आ गए था। और ये आईटी शेयर तो आ चुके थे, 46,000 इनका निफ्टी इंडेक्स हो चुका था, लेकिन बीच में ट्रम्प साहब आ गए, तो थोड़ा सा इनको भी जोश आज कर लेने तो ठीक है, क्या करते हैं अपने आप सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आदमी झटका खा के समझता है, समझाने से नहीं समझता है वो। तो और दूसरी बात बता रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो पी रेशो है वो 16.3 है और PSU बैंकों का जो पी रेशो है वो 6.9 है। डबल से भी ज्यादा है प्राइवेट बैंकों का, लेकिन प्राइवेट बैंकों में सेफ्टी ज्यादा है, एप्रिसिएशन ज्यादा है, बिकॉज द मैनेजमेंट इज वेरी एफिशिएंट। बैलेंस शीट ऑफ प्राइवेट बैंक्स इज वेरी क्लीन। मैं ये नहीं कहता कि PSU बैंक खराब है, PSU बैंकों की व्यवस्थाएं, उनको सरकार के निर्देशों की पालना करनी पड़ती है, सरकार की स्कीमों के हिसाब से उनको फाइनेंस करना पड़ता है, उसमें डूबत तो आती है, और सरकार जो गारंटी देती है उसको भी थोड़ा पैसे को आने में समय लगता है। तो दिस इज द पोजीशन। मैं कहता हूं फिर प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइवेट बैंक के जो निफ्टी इंडेक्स है वो 2.36 है प्राइस टू बुक वैल्यू, जो 3.5 तक जाएगा ही, इसीलिए मैं कहता हूं 1.5 गुना तो होने ही होने ही बैंक। और PSU बैंक निफ्टी का पी रेशो जो ये प्राइस टू बुक वैल्यू 1.27 है। तो बाजार जो कुछ करता है देखिए सोच के करता है, उसने ये नंबर दे रखे हैं, ओपन मार्केट है, एक आदमी लंबे समय तक कुछ नहीं कर सकता, 2, 5, 10 दिन 15 दिन में उसको मैनिपुलेट कर सकता है, बट दिस सिचुएशन इज प्रिवेलिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। इट शोज मार्केट हैज गुड फेथ in the private sector banks and particularly in these 4 banks only। आप RBL बैंक खरीद लें, फेडरल बैंक खरीद लें, उनको मार्केट इतना रिस्पेक्ट नहीं देता। हालांकि फेडरल बैंक में राकेश जोनवाल साहब का बहुत बड़ा स्टेक है, लेकिन इवन देन मार्केट डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट। तो दैट्स ऑल। 23 मिनट हो गए दोस्तों आज, अभी यहीं तक रहने देते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।